हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जल्दी चैनल पे स्वागत करता हूं। आज है 15 फरवरी 2024। यहाँ पे इस वाले क्लासेस में हम लोग डिटेल में जो न्यूज़ एनालिसिस हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं वो हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं, जो कि आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत अच्छे से नोट करते हुए चलिएगा और बहुत अच्छे से समझते हुए चलिएगा ये न्यूज़ जो है वो किससे रिलेटेड है और क्या चीज़ें इसमें बताई जा रही है। एक तरह से बहुत सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं आपके आंसर राइटिंग में हेल्प करने के लिए। तो बहुत बारीकी से चीज़ों को समझिएगा और इसको कवर करते हुए चलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला न्यूज़ आपके सामने जो है वो बिहार से रिलेटेड है और इलीगल माइनिंग को लेकर के ये न्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो रखा है बिहार में। बिहार में इस तरह की चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा चुका है ईडी को लेकर के। और बेसिकली ईडी ने यहाँ पे पूरा फोकस अभी बिहार में जो अवैध अवैध खनन हो रहा है उसी के ऊपर पूरी तरह से केंद्रित कर दिया गया है। यानी जो इसमें जो बड़े बड़े लोग, जो सिंडिकेट लोग जो हैं, जो इसमें बेसिकली शामिल हैं, उन्हीं लोगों पे पूरी तरह से यहाँ पे फोकस किया जा रहा है ईडी की तरफ से। और उन्हीं लोगों पे यहाँ पे एक्शन भी यहाँ पे लिया जा रहा है। बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं जो अवैध खनन हो रहा है बिहार में, उससे हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। पर्यावरण के साथ साथ हमारी सरकार को भी इससे बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है। तो पर्यावरण को भी हमें सुरक्षित करना है और जो राज्य के खजाने में एक तरह से जो भारी नुकसान हो रहा है उसको भी यहाँ पे पूरी तरह से सही किया जा रहा है। किसके द्वारा? ईडी के द्वारा। तो यही बात कही जा रही है। इसको बहुत डिटेल में कवर करते हैं। फिलहाल आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा ये न्यूज़ किससे रिलेटेड है। तो ये न्यूज़ रिलेटेड है बिहार राज्य से और ये अवैध खनन जो हो रही है वहाँ पे इलीगल माइनिंग हो रही है और इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। अभी कुछ एक दो लोगों के नाम भी आपको देखने को मिलेंगे और वो एमएलसी हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है। उनको अरेस्ट किया गया है पिछले साल। उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कंपनी के जो डायरेक्टर हैं उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है। कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, बड़े बड़े लोग यहाँ पे इसमें इन्वॉल्व है जो बेसिकली ये माइनिंग कर रहे हैं। आइए इसको बहुत अच्छे से कवर करते हैं। तो इसमें सबसे पहला बात देखा जाए, ईडी लास्ट के 8 महीने से पूरी तरह से यहाँ पे फोकस किया हुआ है कि किस तरह से इस इलीगल माइनिंग को कम किया जा सके। बहुत सारे स्टेप्स इनके द्वारा लिए गए हैं। बहुत सारे लोगों को जो इसमें इन्वॉल्व थे उनको पुख्ता सबूत मिलने के बाद उनको अरेस्ट भी किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 महीना में ईडी ने पूरी तरह से अपने आप को साबित किया है कि जो रेवेन्यू लॉस हो रहा है बिहार में कितना का हुआ है देख सकते हैं। 400 करोड़ रुपए का यहाँ पे राजस्व नुकसान यहाँ पे हुआ है अवैध रेत खनन को लेकर के। और ये पिछले 8 महीनों में ईडी ने इसको साबित भी किया है। इस ईडी की जो जांच हुई थी, जो इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया था, उसमें जो सामने आया था, जो जनता दल के यूनाइटेड जो एमएलसी मेंबर हैं जैसे राधा चरण शाह, वो इनमें बेसिकली अपराधी पाए गए थे और उनको एजेंसी ने सितंबर 2023 में क्या कर लिया था? गिरफ्तार कर लिया था। यही एक लौते नहीं, एक दूसरा मामला यहाँ पे एक और सामने आया था जिसमें कंपनी के आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड के जो डायरेक्टर हैं जग नारायण सिंह और सतीश कुमार सिंह, वो भी इसमें शामिल थे। तो उनके अगेंस्ट भी यहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन यहाँ पे लिया गया है ईडी की तरफ से और उनको भी यहाँ पे दंडित किया गया। इससे पहले ईडी जो है ये अभी बिहार राज्य में आपको देखने को मिल रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बिहार राज्य में ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं। पश्चिम बंगाल में भी आपको देखने को मिलेगा, झारखंड में भी देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा। वहाँ पे भी इसके द्वारा ईडी के द्वारा बेसिकली वहाँ पे भी केसेस पे इन्वेस्टिगेशन इससे पहले भी हो चुका है। ठीक है, तो अभी फिलहाल बिहार को लेकर के ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, इसको बहुत अच्छे से कवर करते हुए चलेगा। 400 करोड़ का यहाँ पे अवैध रेत खनन से बिहार सरकार का नुकसान हुआ है, बिहार सरकार के राजस्व नुकसान हुआ है, रेवेन्यू लॉस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और ईडी ने इस चीज़ को साबित भी किया है। ठीक है, अब यहाँ पे सैंड माइनिंग होता क्या है? देखिए, जो रेत होती है, रेत की जो ऊपरी परत होती है उसको हटा करके उससे नए नए धातु का निर्माण करना या पत्थरों का निर्माण करना, एक तरह से उसको आगे के प्रोसेस के लिए तैयार करना, तो ये बेसिकली इस पूरी प्रक्रिया को सैंड माइनिंग कहा जाता है, रेत खनन कहा जाता है। तो प्रसंस्करण के लिए मूल्यवान खनिजों, धातुओं, पत्थर, रेत और बजरे को निकालने के लिए प्राकृतिक पर्यावरण से प्राथमिक प्राकृतिक रेत तथा रेत संसाधनों को हटाने के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। जो प्राकृतिक परिक्रम में जो स्थलीय, नदी, तटीय और समुद्र से जो प्राथमिक प्राकृतिक रेत है तो उसको हटा करके
बेसिकली क्या किया जाता है, बाद में प्रसंस्करण के लिए भेजा जाता है, जिससे खनिज, धातु, पत्थर, रेत ये इसका निर्माण किया जाता है। ये आपके रेत खनन के अंतर्गत ये आप रेत खनन यही होता है। इससे में बहुत सारे फैक्टर जो है इन्वॉल्व है, जिसके वजह से हमारे इकोसिस्टम को एक तरह से खतरा देखने को मिलेगा, और एक हमारे जो नेचर है, नेचर में आप देख सकते हैं पारिस्थितिक तंत्र और समुदायों के लिए एक गंभीर खतरा के रूप में ये आपका उत्पन्न हो रहा है, उसी को लेकर के यहाँ पे बताया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सरकार की तरफ से स्टेप्स नहीं लिए गए, सरकार की तरफ से एक्ट निकाला गया है इसको रोकने के लिए, रेत खनन को रोकने के लिए भारत में, और उस एक्ट का नाम है माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। आप देख सकते हैं उस टाइम में 1957 में ही ये एक्ट आया था, MMDR, खान और खनिज विकास और विनियम अधिनियम। इसके तहत क्या कहा गया है कि जो लघु खनिज है, लघु खनिज जो है, जो माइनर मिनरल हैं, उनको ये बेसिकली रेत जो है उसी को क्लासिफाइड करता है, और इसके अंतर्गत उसको किस तरह से बचाना चाहिए, ये एक्ट उसी के तहत यहाँ पे निकाला गया था। अब जो 1957 का जो अधिनियम था उसको यहाँ पे संशोधन किया गया है, संशोधन करके खान और खनिज संशोधन अधिनियम 2023 हाल ही में संसद द्वारा इसको क्या किया गया है, पारित किया गया है। तो आप देख सकते हैं ये जो एक्ट है 1957 का MMDR एक्ट, इसको अमेंड किया गया है, अमेंड संशोधन किया गया है 2023 में, और अभी आप देख सकते हैं संशोधन करके MMDR एक्ट 1957 में आपको संशोधित किया गया है संसद के द्वारा। तो ये सारे पहल सरकार की तरफ से लिए गए हैं ताकि किसी तरह से इसको रोका जाए, और जो बेसिकली हमारे पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है उससे हम उसको और उसमें रोका जाए। इसके साथ साथ जो दूसरा पहल था वो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट देखने को मिलेगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे साफ मना कर दिया गया है कि कोई भी किसी भी तरह का सभी रेत खनन संग्रहण गतिविधियों में कोई भी शामिल नहीं होगा, चाहे वो जमीन 5 हेक्टेयर से कम ही क्यों ना हो। यहाँ साफ साफ बोल दिया गया, मैंडेटरी बता दिया गया कि अप्रूवल यहाँ पे लेना पड़ेगा आपको सुप्रीम कोर्ट से। अगर आप किसी भी तरह का सैंड माइनिंग कर रहे हो, सैंड माइनिंग का कलेक्शन कर रहे हो, तो और वो चाहे वो 5 हेक्टेयर से कम ही एरिया क्यों ना हो, उसके लिए भी आपको सुप्रीम कोर्ट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट 2006 के अंतर्गत ये बात कही गई है। इसके साथ साथ सतत रेत खनन प्रबंधन दिशा निर्देश 2016 भी यहाँ पे लाया गया है, 2016 को भी यहाँ पे लॉन्च किया गया सस्टेनेबल सैंड मैनेजमेंट गाइडलाइन। ये जो है ये किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया, इसको लॉन्च किया गया पर्यावरण, वन और जलवायु पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया है। इसमें मुख्य उद्देश्य क्या है, पर्यावरण की दृष्टि से सतत और सामाजिक रूप से जिम्मेदारी पूर्ण खनन, पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा व बहाली द्वारा नदी संतुलन एवं उसके प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण शामिल। मतलब किसी तरह से हमें कंजर्व करना है रिवर इकोसिस्टम को, नेचुरल इन्वायरमेंट को, है ना, और इसको सस्टेन बनाना है, सोशली रिस्पॉन्सिबल माइनिंग बनाना है, ये ध्यान रख सकते हैं। लॉन्च इसको किया गया था MOEFCC के द्वारा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ जो पहल यहाँ पे निकाली गई है, जो सरकार की तरफ से जो स्टेप्स लिए गए हैं, वो इन्फोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग गाइडलाइंस को लेकर के निकाली गई है सैंड माइनिंग का 2020 का। इस गाइडलाइन के तहत, दिशा निर्देश के तहत पूरे भारत में रेत खनन की निगरानी के लिए एक समान प्रोटोकॉल प्रदान करना है, एक समान प्रोटोकॉल प्रदान करता है, उसी को लेकर के बात कही जा रही है। तो एक गाइडलाइंस यहाँ पे निकाला गया जो जिसको लेकर के यहाँ पे सभी सैंड माइनिंग जितने भी पूरे देश भर में हो रहे हैं उसको मॉनिटर करने को लेकर के यहाँ पे यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल यहाँ पे निकाला गया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे पहल थे जो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से ये सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं ताकि सैंड माइनिंग में रुकावट ला सके, सैंड माइनिंग रोका जा सके, और किसी तरह से हमारे इन्वायरमेंट को सस्टेन बनाया जा सके और हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान होने से बचाया जा सके। अब यहाँ पे एक डिपार्टमेंट है ईडी डिपार्टमेंट को कहा जाता है डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। ये कौन सा डिपार्टमेंट होता है, बेसिकली ये वो डिपार्टमेंट होता है, ये वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जो बेसिकली इन्वेस्टिगेशन करता है मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड। अगर कोई मैटर हुआ या फिर फॉरेन एक्सचेंज लॉ से रिलेटेड कोई मैटर हुआ है, उसका कोई वायलेशन कर रहा है, कोई उल्लंघन कर रहा है, तो उस केस में बेसिकली ये जो है ये अपना इस संगठन जो है वो इसकी जांच करती है, और जो अपराधी होता है उसको दंड उसके ऊपर केस फिर
चलता है। तो ये बेसिकली वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन आता है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है उसके अंतर्गत ये बेसिकली वर्क करते हैं। और इनका प्राइमरी इनका फोकस क्या रहता है, इनका फोकस क्या है, प्रमुख वित्तीय जांच एजेंसी के रूप में ईडी भारत के संविधान और कानूनों के सख्त अनुपालन से कार्य करता है। तो ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ये स्ट्रिक्टली अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता है। एक वित्तीय इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ये भारत सरकार का, तो ये ध्यान रख सकते हैं। इसका स्थापना जो हुआ था 1956 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। तो क्लियर हो गया ये सारी चीज़ें, ये बात समझ में आई। तो ये जो न्यूज़ था वो पूरी तरह से बिहार से संबंधित न्यूज़ था। एक तरह से अवैध खनन जो हो रहे हैं बिहार में उससे रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़ था, जहाँ पे 400 करोड़ रुपए का यहाँ पे नुकसान आपको देखने को मिलेगा सरकार का हो गया। ये ईडी के द्वारा पिछले 8 महीनों में साबित भी किया है। सितंबर 2023 में जेडीयू के एमएलसी जो नेता हैं राधाचरण सिंह को यहाँ पे अपराधी घोषित किया गया था और इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था। और आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड के जो डायरेक्टर हैं सतीश कुमार सिंह भी उसमें उनके अगेंस्ट भी यहाँ पे कार्रवाई की गई है। ठीक है, ये पूरा न्यूज़ आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार वापस से रिवाइज कर लीजिएगा तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे न्यूज़ की तरफ। ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बारीकी से इसके बारे में समझिएगा। ये पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है जहाँ पे क्वेश्चनिंग हो रही है प्रियम्बल को संशोधन करने को लेकर के, यानी प्रियम्बल में संशोधन पर प्रस्तावना में संशोधन पर सर्वोच्च न्यायालय का यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है। बेसिकली यहाँ पे एक बेंच है सुप्रीम कोर्ट में जो बेसिकली जो याचिका यहाँ पे की गई है उसी को लेकर के यहाँ पे इनकी सुनवाई चल रही है। याचिका में क्या बताया गया कि जो समाजवादी शब्द है और पंथ निरपेक्ष जो शब्द है उसको हटाने की मांग किया जा गया है। यानी यहाँ आप देख सकते हैं जो सोशलिस्ट वर्ड आपको देखने को मिलेगा और जो सेक्युलर वर्ड देखने को मिलेगा प्रियम्बल में, वो बेसिकली संविधान के प्रियम्बल से हटाने की मांग जो है यहाँ पे याचिका दायर की गई है। यहाँ पे ये भी बोला गया है कि ये जो संशोधन आप करेंगे उसमें डेट ऑफ अडॉप्शन में कोई भी परिवर्तन नहीं आना चाहिए। चलिए सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि ये जो दो टर्म हैं, ये दो टर्म जो है वो हमारे भारत के संविधान के प्रियम्बल में कब जोड़ा गया था। प्रियम्बल की मैं बात करूँ तो प्रियम्बल थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। प्रियम्बल कितने लोगों को पता है, याद है कितने लोगों को बताइए जल्दी। देख प्रियम्बल तो पता होना चाहिए। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन ये निकल के आता है कि क्या प्रियम्बल को हमारे भारत में क्या पहले कभी संशोधन किया गया, अमेंड किया गया है। तो यस, प्रियम्बल को अमेंड एक बार किया गया है और वो अमेंड हुआ है आपका 1976 में, जब 42वां संशोधन अधिनियम के तहत 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत 1976 में प्रियम्बल को क्या किया गया है, अमेंड किया गया। और अमेंड करके दो वर्ड यानी समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को यहाँ पे शामिल किया गया है। ठीक है, और वही वर्ड को यहाँ पे हटाने को लेकर के याचिका यहाँ पे दायर की गई है सर्वोच्च न्यायालय के पीठ में। आप यहाँ पे देख सकते हैं याचिका उनके सामने यहाँ पे डाली गई है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, याचिका पर सुनवाई यहाँ पे की जा रही है। तो ये थोड़ा सा हाईलाइटेड टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, पॉलिटिक्स से संबंधित है। और प्रियम्बल बेसिकली क्या है, प्रियम्बल एक तरह से क्या होता है, एक सार आपको देखने को मिलेगा। जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी बातें लिखी गई है उसका शॉर्ट फॉर्म बेसिकली आप कह सकते हैं। मतलब किसी को अगर हमारे संविधान के बारे में जानना हो तो उनको बेसिकली हमारा प्रियम्बल बता दीजिए, तो वो बहुत बारीकी से बहुत अच्छे तरीके से वो हमारी कंट्री के बारे में समझ जाएंगे कि हमारे कंट्री का संविधान जो है वो किससे संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रियम्बल क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि भारत के संविधान में प्रस्तावना जो है वो क्या है। तो एक तरह से इसको इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट कहा गया है, इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट कहा गया है, परिचयात्मक कथन के रूप में इसको बताया गया है, जिसमें प्रलेख के दर्शन और उद्देश्य जो है वो उल्लिखित है। यानी इसमें साफ साफ बताया गया कि एक डॉक्यूमेंट है जिसमें एक्सप्लेन आपको देखने को मिलेगा डॉक्यूमेंट की फिलॉसफी के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, इसके सारे बारे में यहाँ पे इसमें एक्सप्लेन किया गया है। ये हम लोग कहाँ से लिए हैं, ये बेसिकली जो यूएसए का संविधान का जो प्रस्तावना था
वहाँ से हम उससे इंस्पायर होकर के हम लोगों ने इसको अपने संविधान में मॉडिफाई किया है। ठीक है, ये यहाँ पे साफ साफ क्या कहता है, ये प्रेजेंट करता है फ्रेमर्स को प्रेजेंट करता है, निर्माताओं के उद्देश्य यहाँ पे बताता है, जो निर्माण करने वाले होते हैं उनकी पृष्ठभूमि के बारे में बताया है, राष्ट्र के मूल जो बेसिक लॉज हैं, ठीक है, कोर वैल्यूज़ हैं, उनके बारे में बताया है, और नेशन का जो सिद्धांत है उस सिद्धांतों का प्रस्तुतिकरण के बारे में यहाँ पे बताया गया। तो भारत के संविधान जो आप देख सकते हैं, उस भारत के संविधान जो है उसकी प्रस्तावना के आदर्श कौन है, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जब हमारा भारत देश आज़ाद हो रहा था उस समय यहाँ पे 22 जनवरी को यहाँ पे क्या रखा गया था, उद्देश्य संकल्प रखा गया था इसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, और उन्हीं सारी बातों को यहाँ पे प्रियम्बल में अडॉप्ट किया गया है। जो संविधान सभा के जो सदस्य थे वही उनके द्वारा जो प्रियम्बल में जो बातें कही गई है वो कहाँ से ली गई है, वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से ली गई है, जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में बोली गई थी 22 जनवरी 1947 में। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। इसके साथ साथ एक N.A. पालखीवाला है जो एक बहुत प्रख्यात जूरिस्ट है और एक संवैधानिक एक्सपर्ट भी माने जाते हैं। उनके द्वारा कहा गया कि जो हमारा प्रियम्बल है वो एक तरह से आइडेंटिटी कार्ड है हमारे संविधान का। ये बात यहाँ पे साफ साफ कही जा रही है किनके द्वारा, प्रख्यात न्यायविद और संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालखीवाला के अनुसार प्रस्तावना संविधान का क्या है, पहचान पत्र है। ये साफ साफ यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये प्रस्तावना है, आई होप ये वाला स्लाइड्स बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना एक परिचयात्मक कथन है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या है, तो कंपोनेंट्स यहाँ पे जो बताया गया है कि इसकी जो सोर्स है ये एक तरह से क्या है, इसके सोर्स क्या है, यहाँ पे प्रस्तावना के अनुसार संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, भारत की जनता। ध्यान रखिएगा, भारत की जनता के अंतर्गत ये निहित है। साफ साफ यहाँ पे बोल दिया गया है कि इसका जो सोर्स है, जो अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहाँ पे लाई करता है, वो पीपल ऑफ इंडिया पर लाई करता है। ये हमारा प्रस्तावना जो है वो क्या क्या डिक्लेयर करता है कि हमारा भारत जो है एक सोवरेन कंट्री है, एक सोशलिस्ट कंट्री है, एक सेक्युलर कंट्री है और एक डेमोक्रेटिक और एक रिपब्लिक कंट्री। ये सारी बात हमारे प्रस्तावना में, ये सारे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। प्रस्तावना का उद्देश्य जो है वो सभी नागरिकों के लिए क्या है, एक न्याय है, एक स्वतंत्रता है, समानता सुनिश्चित करना है और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता बनाए रखने के लिए भाईचारे को बढ़ावा देना है। तो ये सारी बातें हमारे ऑब्जेक्टिव्स के रूप में आपको बताई गई है, कहाँ पे, हमारे प्रस्तावना में, कि एक तरह से क्या है, सिक्योर जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वलिटी है ना, एक तरह से फ्रैटर्निटी आपको देखने को मिलेगा, यूनिटी मेंटेन करने देखने को मिलेगा, इंटीग्रिटी देखने को मिलेगा। ये सारी बात यहाँ पे बताई गई है। इसके साथ साथ हमारे प्रस्तावना को हमारे संविधान में कब अडॉप्ट किया गया था, तो ये अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949। समझ में आया। तो प्रस्तावना को हमारे संविधान में कब जोड़ा गया था, जब हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ था, डेट इज 26 नवंबर 1949। चलिए, इतनी बातें हम कर रहे हैं संविधान को लेकर के, तो आप मुझे बताइए संविधान दिवस कब मनाया जाता है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मनाया जाता है, देखते कितने लोगों को पता है। ठीक है, तो यही बात कही जा रही कि प्रस्तावना को हमारे संविधान में कब जोड़ा गया था, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अब इसकी बात करते, देखिए क्या क्या डिस्कशन हुआ है अभी तक प्रियम्बल को लेकर के हमारे इतिहास में, थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला जो प्रस्तावना को लेकर के जो केस आया था, वो केस आया था बेरोबारी यूनियन केस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे केसेस, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। इस केस के तहत ये बात बोली गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि प्रस्तावना जो है वो एक तरह से क्या है, ये हमारे संविधान का पार्ट नहीं है। ये एक साफ साफ इस बेरोबारी यूनियन केस के तहत, जो कि 1960 में आया था, उसमें ये बात कही गई थी कि बेरोबारी मामले के माध्यम से न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना निर्माताओं के मस्तिष्क के लिए कुंजी है, लेकिन इसे संविधान का हिस्सा नहीं माना जा सकता। देखिए साफ साफ बोला गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, बेरोबारी यूनियन केस 1960 के माध्यम से, और इसीलिए अगर ये संविधान का हिस्सा नहीं है तो इसको हम कानून की अदालत में लागू करने योग्य नहीं है। ये साफ साफ यहाँ पे बोल दिया है
कि ये एक तरह से क्या है, नॉट इन्फोर्सिबल है ए कोर्ट ऑफ लॉ में, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। ये बात हुई थी पेरोबरी यूनियन ऑफ केस 1960 में। अब उसके बाद आता है केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस, ये आता है 1973 में। ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे जो 1960 में उनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया था, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, यहाँ पे उस स्टेटमेंट को पूरी तरह से यहाँ पे बदल करके यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि प्रियम्बल जो है वो हमारे संविधान का एक हिस्सा है। यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया था। यहाँ पे पहली बार 13 जज यहाँ पे एक जगह आए थे और याचिका को सुने थे। 13 जजों की बेंच यहाँ पे बुलाई गई थी और पहली बार इसकी रीट याचिका पर सुनवाई हुई थी। और इसमें क्या बोला गया था कि संविधान की प्रस्तावना को अब संविधान का हिस्सा माना जाएगा। साफ साफ यहाँ पे अब एक्सेप्ट कर लिया गया है कि संविधान का हिस्सा है प्रियम्बल, साफ साफ यहाँ पे केशवानंद। इसीलिए ये वाला जो केस है ना, केशवानंद भारती केस, ये एक बेंचमार्क केस के रूप में इसको बेसिकली माना जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान रखिएगा। तो इस टाइम पे प्रियम्बल को क्या कहा गया है कि ये हमारे संविधान का हिस्सा है। अब यहाँ पे संविधान का हिस्सा है तो क्या हम इसको संशोधित कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। जब संविधान का हिस्सा है तो संविधान को हम अमेंड कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत इसको अमेंड करते हैं? तो आर्टिकल 368 के तहत संशोधित किया जाता है, बशर्ते संविधान की मूल संरचना में कोई संशोधन ना किया जा सके। मतलब जो भी अमेंडमेंट होगा आर्टिकल 368 के तहत, इसमें किसी भी तरह का कोई भी संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का हनन नहीं होना चाहिए। ये साफ बात यहाँ पे कही जा रही है केशवानंद भारती केस के तहत, जो आपका 1973 में हुआ था। यहाँ तक समझ में आ गया बात। अब देख रहे हैं किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट किस तरह से बदला है। सुप्रीम कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट 1960 को कह रही थी कि प्रियम्बल जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं है, तो आज वही 1973 में, यानी 13 साल के बाद 13 जजों का वहाँ पे बेंच बैठा गया था। उसके अंतर्गत जो याचिका वहाँ पे सुनी गई थी, उसके तहत ये निर्णय लिया गया था कि प्रियम्बल जो है वो अब संविधान का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक हिस्सा है। और संविधान का अगर हिस्सा है तो इसमें संशोधन भी होगा, और संशोधन अगर होगा तो किस अनुच्छेद के तहत होगा? तो आर्टिकल 368 के तहत किया जाएगा। क्लियर? यही बात यहाँ पे कही कि अब इसके बाद जो केस आता है यहाँ पे, ये देखिए, अब इसी टाइम पे ही 1973 के बाद 1976 में 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ। क्योंकि 1973 में तो साफ क्लियर कर दिया गया था ना कि अब आप प्रियम्बल जब है संविधान का हिस्सा है तो ऑब्वियस सी बात है इसको अमेंड कर सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं। तो ठीक 3 साल के बाद 1976 में यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ और प्रियम्बल को एक ही बार अमेंड किया गया है, ये बात ध्यान रखिएगा, और वो 1976 में हुआ है। इसमें क्या हुआ था? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड हमारे इस प्रियम्बल में जोड़े गए थे। चलिए मुझे बताइएगा, ये 3 शब्द जो है वो हमारे संविधान में, हमारे प्रियम्बल में कहाँ से लिए गए हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन है, बताइएगा मुझे किस कंट्री से इसको लिया गया है। जबकि सोशलिस्ट और सेकुलर जो वर्ड है वो सोवरेन और डेमोक्रेटिक के बीच में इसको जोड़ा गया है। संप्रभु और लोकतांत्रिक के बीच में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को यहाँ पे जोड़ा गया है। इसके साथ साथ जो तीसरा वर्ड है, राष्ट्र की एकता को बदल करके राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया गया। देख सकते हैं, पहले जो वर्ड था हमारे प्रियम्बल में वो यूनिटी ऑफ द नेशन था, अब इसको बदल करके यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन कर दिया गया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। राष्ट्र और अखंडता की एकता की बात कही जा रही है। इसके अलावा अदालत ने माना कि प्रस्तावना जो है सर्वोच्च शक्ति या प्रतिबंध या निषेध का स्रोत नहीं है। देखिए, अब इसके बाद यहाँ तक तो चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे इसके बाद 1976 में अमेंडमेंट के बाद कोर्ट ने क्या बोला कि प्रियम्बल इज नॉट द सुप्रीम पावर। अब यहाँ पे एक और बात बोली जा रही है कि प्रियम्बल जो है वो सुप्रीम पावर हम इसको नहीं कह सकते, या इसको सोर्स ऑफ एनी रिस्ट्रिक्शन भी नहीं कहा जा सकता, या फिर इसको रोका भी नहीं जा सकता एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने के लिए हमारे संविधान में। ये सारी बातें भी कही जा रही है, देख सकते हैं, एक तरफ कही जा रही है हम सब चीज़ कर सकते हैं, एक तरफ कही जा रही है कि हम इसको, अदालत ने माना है कि प्रस्तावना सर्वोच्च शक्ति या किसी प्रतिबंध या निषेध का स्रोत नहीं है। यह संविधान के कानून और प्रावधानों की व्याख्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये सारी बातें यहाँ तक हो गई। अब उसके बाद 1954 का केस आता है। 1954 में SR बोम्मई बनाम भारत संघ मामला आया है, यानी SR बोम्मई और यूनियन ऑफ इंडिया केस आया है 1994 में।
इसमें क्या कहा गया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट अब फिर कहते हैं कि प्रियम्बल जो है वो इंटीग्रल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। समझ रहे हैं? एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंतर्गत क्या बात कही जा रही है कि प्रस्ताव, यह सर्वोच्च न्यायालय ने फिर कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, यानी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, ये ध्यान रखते चलेगा। ये आपका 1954 में एसआर बोमई बनाम भारत संघ मामला के अंतर्गत ये बात बताई गई। समझ में आ रहा है? इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं प्रियम्बल को लेकर के। आई होप बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ रही होगी। जितने लोगों ने पॉलिटी बहुत अच्छे से पढ़ा है ना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और जो पहली बार पढ़ रहे हैं ऑब्वियस सी बात है उनको भी अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अगर नहीं हो रहा है तो एक दो बार और लेक्चर को सुन लीजिएगा, वीडियो को और सुन लीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रियम्बल की बात करें, देख सकते हैं प्रियम्बल की शुरुआत ही कहाँ से होती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular and democratic republic। तो देख सकते हैं सोवरेन और डेमोक्रेटिक के बीच में सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड को यहाँ पे जोड़ा गया, रिपब्लिक, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। देख सकते हैं एक एक वर्ड का जो हाईलाइटेड वर्ड है उसका एक बहुत महत्व मतलब है, बहुत वैल्यूएबल मीनिंग्स है, तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। फिर जस्टिस की बात करते हैं। जस्टिस में आपका कहाँ पे आ गया? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय आप देख सकते हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता कह सकते हैं। समाजवादी, पंथ निर्भर, लोकतांत्रिक गणराज्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने के लिए समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय कहा जा रहा है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता कही जा रही है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए भी कहा जा रहा है। लिबर्टी आप देख सकते हैं, थॉट्स को लेकर के, एक्सप्रेशन को लेकर के, बिलीफ को लेकर के, फेथ को लेकर के, वर्शिप है यहाँ पे। और समानता की बात करें तो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, सभी के बीच में प्रोवाइड की जा रही है। फ्रैटर्निटी की अगर हम लोग बात करें तो एक तरह से डिग्निटी देखने को मिलेगा इंडिविजुअल का। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी देश का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे कहा जा रहा है। राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए भी कहा जा रहा है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है वो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट की गई थी, इनेक्ट की गई थी, एंड आवर सेल्फ हमारे संविधान में इसको रखा गया था। ठीक है, तो यही आप देख सकते हैं ये पूरा आपका प्रियम्बल से रिलेटेड जो अभी हियरिंग चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, उसी से रिलेटेड सारे डिस्कशंस यहाँ पे आपके सामने मैंने रखे। आई होप बहुत अच्छे से आपको ये न्यूज़ कवर हुआ होगा। दोनों न्यूज़ को बहुत बारीकी से मैंने आपको समझाया। अगर फिर भी आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया, एक बार वापस से वीडियो देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अपकमिंग क्लासेस का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच जाए और आप टाइमली क्लासेस को ज्वाइन कर सकें। ये टेलीग्राम चैनल है, जिन लोगों ने भी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारे वीडियोस के लिंक आपको यहीं पे प्रोवाइड किए जाते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी ज्वाइन हो सकें और बाकी लोग भी क्लासेस का, करंट अफेयर का कवर कर सकें। ये जो करंट अफेयर की क्लासेस है वो सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ज़रूरी नहीं पीसीएस लेवल के ही एग्ज़ाम्स हो, एसएससी लेवल के भी एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग डिफरेंट दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसआई की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो हर एक सेक्टर में ये करंट अफेयर जो है वो आपका हेल्पफुल साबित होगा। तो बहुत अच्छे से इसको कवर करते हुए चलिएगा। हर एक एग्ज़ाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। जो आपके रिलेशन में जो जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी करंट अफेयर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको भी इन्वाइट कीजिए, उनको भी कवर कराइए। अगर उनको भी पसंद आया तो बहुत अच्छी बात है। वेलकम टू आवर फैमिली। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, कल की क्लास में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।